सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और अभी कुछ दिन पहले एक फैसला यूपी के हाई कोर्ट से आया है और वो फैसला ये है कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड 2004 का जो बोर्ड था, वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब असंवैधानिक घोषित करने के बाद ये हुआ कि जिसके तहत उनको मान्यता मिली हुई थी, जिसके तहत वो मदरसा चला रहे थे, जो डिग्रियाँ दे रहे थे, वो सब असंवैधानिक हो गया। तो अब इस मदरसे से जुड़े हुए बच्चे और इसमें पढ़ा रहे शिक्षक के का भविष्य क्या हो, ये एक गंभीर सवाल है जिस पे हम यहाँ आज बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो बच्चों के लिए तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि उनको सरकारी स्कूलों में हम सरकार से कहा कि आप सरकारी स्कूलों में बच्चों को एडजस्ट करें। लेकिन शिक्षक क्या करें इसके लिए अभी कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया। और ये फैसला धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बता के इसको चैलेंज किया जा रहा है क्योंकि बोला ये जा रहा है कि जब भारत में वैदिक शिक्षा है, जब भारत में संस्कृत बोर्ड है या सिखों की अपनी शिक्षा पद्धति है, उनको मान्यता दी जा रही है, उनको फंड दिया जा रहा है सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा, तो मदरसा शिक्षा बोर्ड को क्यों नहीं दिया जा रहा है? जबकि इसके जवाब में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि मदरसे में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही और एक व्यक्ति भारत का नागरिक होने के नाते मतलब जो बच्चे हैं वो भारत के नागरिक पहले हैं और एक समुदाय के सदस्य बाद में। तो नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार है आर्टिकल 21 ए के तहत। तो इसके तहत उन्होंने इस बोर्ड को रद्द कर दिया। इसमें पाया गया कि इसमें साइंस की अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, इंग्लिश की पढ़ाई नहीं हो रही, गणित की मानक स्तर की पढ़ाई नहीं हो रही। इसलिए ये फैसला लिया गया। तो आज हम दीवान साहिब जमा खान साहब के साथ जुड़ेंगे, जो जनरल सेक्रेटरी है टीचर एसोसिएशन ऑफ मदरसा अरबिया उत्तर प्रदेश के। और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे फैसले को कैसे देखते हैं और इसका क्या असर है हमारे यूपी के मदरसे और वहाँ के टीचर और वहाँ स्टूडेंट के ऊपर। जी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर मैं पहले तो सर आप मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा अपने बारे में आप बता दें। आप जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपका कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं मदरसा अरबिया उत्तर प्रदेश मैं के। जी। दीवान साहब जमा खां टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मदरसा मदीनतुल उलूम जलालीपुरा से के प्रिंसिपल के ओहदे से 2023 में रिटायर हुए। जहाँ तक हाईकोर्ट के फैसले का सवाल है, फैसला अफसोसनाक है और हम लोगों ने इस मुकदमे में मैं खुद पार्टी बना था, मेरी एसोसिएशन पार्टी बनी थी और सीनियर वकील थे प्रशांत चंद्रा, जिनको हम लोगों ने हायर किया था। उन्होंने बाकायदा पूरी बहस अदालत के सामने रखी थी। लेकिन अदालत ने उन बातों पर गौर नहीं किया और गौर किए बगैर फैसला दिया। इस बात पर भी गौर नहीं किया कि इस फैसले का असर इन मदरसों में पढ़ा रहे टीचर्स पर क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या बनेगा, इस पर भी गौर नहीं किया। जबकि एक वेलफेयर स्टेट में इन सब बातों पर गौर करना भी ज़रूरी था। जी सर। सर आपने जहाँ सही तक बोला। क्वालिटी एजुकेशन का सवाल है हुँ, जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अरबी मदरसे और संस्कृत पाठशालाएँ दोनों आज़ादी के पहले से एजुकेशन कोड के तहत अ, वजूद में आई और इनको इसलिए बनाया गया, इनकी स्थापना इसलिए हुई संस्कृत पाठशालाओं की और अरबी मदरसों की कि ये प्राच्य भाषाएँ जो कदीम ज़ुबानें हैं, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, पाली, इनको ये प्रोटेक्ट करेंगी और इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इसके तहत एजुकेशन कोड के तहत ये इदारे कायम हुए और इनका रजिस्ट्रार बना, इनका इंस्पेक्टर बना। इंस्पेक्टर अरबी मदरसा, इंस्पेक्टर संस्कृत पाठशालाएँ, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, फिर संस्कृत बोर्ड जा कर के संस्कृत यूनिवर्सिटी में बदल गया और फिर संस्कृत यूनिवर्सिटी से संस्कृत पाठशालाएँ गवर्न होने लगी। हमारी एसोसिएशन इस बात का मुतालबा हमेशा करती रही कि हमारे जो हायर क्लासेस हैं कामिल और फाजिल के, उनको किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाए ताकि जो हमारी डिग्रियां हैं वो यूनिवर्सिटी से जुड़ने की वजह से वो हर जगह मानी जाएं और हमारे बच्चे भी मेन स्ट्रीम में शामिल। लेकिन सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज कोर्ट ने जो सवाल उठाया और ये कहा कि आप कामिल फ़ाज़िल की जो पढ़ाई कर रहे हैं,
वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। उससे ये टकराते हैं। इसलिए मदरसा बोर्ड के को गैर कानूनी कहने का, असंवैधानिक कहने की एक वजह ये भी थी कि आप कामिल फाजिल की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से टकराता है। जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन का सवाल है, हम 1 से दर्जा 1 से दर्जा 8 तक वही किताबें पढ़ाते हैं, जो प्राइमरी स्कूलों में एससीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई जाती हैं और सर्व शिक्षा अभियान के तहत मदरसों को भी मुफ्त में मिलती हैं वो किताबें। हम 1 से 8 तक वही किताबें पढ़ाते हैं। उसके ऊपर हाई स्कूल लेवल का हमारा इम्तिहान मुंशी मौलवी है। उसमें भी हमारे यहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी कंपल्सरी है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी के साथ हिंदी, अंग्रेज़ी कंपल्सरी है और साइंस और मैथ वगैरह जो जदीद सब्जेक्ट हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की शक्ल में हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो निसाब है उससे जुड़े हुए हैं और हमारे मुंशी मौलवी को हाई स्कूल के बराबर समकक्षता उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दे रखी है। इसी तरह से आलिम का हमारा इम्तिहान, उसमें भी हमारे यहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी कंपल्सरी है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी के साथ-साथ और साइंस, कंप्यूटर वगैरह ऑप्शनल सब्जेक्ट की शक्ल में हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। जबकि यूपी बोर्ड में भी अंग्रेज़ी कंपल्सरी नहीं है। जो यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड है, उसमें अंग्रेज़ी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हमारे बोर्ड में अंग्रेज़ी कंपल्सरी है और मुंशी मौलवी और आलिम के क्लासेस में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद भी अगर जज साहब को लगा था कि हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो होना ये चाहिए था कि अदालत सरकार को डायरेक्शन देती कि आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का यहाँ इंतज़ाम करिए, ना कि पूरे सिस्टम को ही बंद करने का फैसला हाई कोर्ट ने ले लिया, जो वाक़ई हमारे लिए अफ़सोसनाक है। जी सर, जैसा आपने बोला कि अगर सरकार को या जैसा आपको लग रहा था कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए थी। पूरे सिस्टम को बंद करने से और इतने 10,000 शिक्षकों के परिवार हैं, अ, वो सब भी प्रभावित हैं इस फैसले से, क्योंकि अभी आगे समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्चों के लिए तो बोला जा रहा है कि बच्चे को शामिल करें। ये भी निर्देश दिया गया कि आप जो स्कूलों में उनको डाल दीजिए। और इतने ज़्यादा बच्चे वो अलग परिवेश से आए हैं, वो उनकी अलग शिक्षा है, उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं। अब वो एक बैग वो यूपी में हिंदी मीडियम में चले जाएँगे, ये भी एक समस्या है। और ये बच्चे कौन होते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा हम बात कर लें कि दरअसल ये बच्चे जो है पसमानदा समाज के पसमानदा तरीन लोग हैं। अपने गली मोहल्ले में वो पढ़ते हैं, मदरसे करीब हुआ करते हैं, तो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे जी, उनको उनको रहने का भी एक आश्रय का भी एक जगह है कि वहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था होती है। पैसे नहीं लगते इसमें, इसमें उनको पढ़ने का बिल्कुल पैसे नहीं है। और इसके अलावा जो है उनकी टाइमिंग, मदरसों की टाइमिंग उनके काम की टाइमिंग से के हिसाब से होती है कि वो 7 बजे शुरू हो गए, 1 बजे तक जी। मदरसे वो अपने जाके अपना फिर उसके बाद अपने रोज़ी रोटी में जुड़ जी, गए। तो इस तरीके से ये पढ़ने मदरसों के का साथ-साथ इम्पोर्टेंस है। रोटी-रोटी का भी इंतज़ाम वो बच्चे करते हैं। जी, तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये बात समझ में आ जाए कि मदरसे क्यों, मतलब वहाँ ज़रूरी हैं। मदरसे बंद करना एक ऑप्शन नहीं है। और जैसे सर भी बोल रहे थे कि आधुनिकीकरण की ओर हम उसको कर सकते हैं। जैसे और बता भी रहे कि अगर एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो सही हो रहा है। जैसे और जगह क्या होता है, टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी रखते हैं कि इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से प्रोग्राम करके उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत थी। या एक प्रयास किया गया था मदरसा टेट करके कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए कि अगर कोई अगर टीचर पढ़ाना चाहे तो उसको एक एग्ज़ाम, जिस तरह हम सीटेट यूपी टेट देते हैं, उसी तरह से मदरसा टेट दे। उसका सिलेबस भी जो है सरकार ही तय कर दे किस तरीके से होगा, क्या होगा। तो ये एक प्रावधान है, हो सकता था, होना चाहिए, जिससे इन मदरसों का आधुनिकीकरण हो। सर, इसमें जी, थोड़ी-सी और कुछ-कुछ बातें थी सर, उस पे बात कर लेते हैं। जैसे जी। बात ये हो रही थी, आपने बताया कि 10वीं तक की पढ़ाई का, लेकिन उसके ऊपर जो आलिम फाज़िल की जो डिग्रियाँ हैं, तो उसके लिए कहा आलिम जा जो रहा था है, कि हाँ जी, कि आलिम ये इंटरमीडिएट सतह का इम्तिहान है, ये हमारे यूपी गवर्नमेंट से वो हाँ, इंटर के बराबर माना गया है। और जी, जी। आलिम में भी हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाते हैं, हमारे अंग्रेज़ी आलिम में भी कंपल्सरी है।
अच्छा, अंग्रेजी अच्छा। तालीम में भी कंपल्सरी। अच्छा, इसको इसको ऐसे लोग लोग समझ रहे थे कि मदरसे में तो धार्मिक शिक्षा कुरान और हदीस और ये सब पढ़ाई जाती, इसलिए इसका विरोध एक और था। तो आप जो बता रहे हैं वो थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा समझाइए इसको। कैसे नहीं, मतलब जो लोगों को लगता है मतलब कि इस जैसे तरह से आप ऐसे ऐसे सोचिए कि एक एक हिंदू दर्शक जो हमें ये वीडियो देखेगा, उसके जी, दिमाग में ये है कि ये तो मदरसे में सिर्फ़ कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि एनसीईआरटी है, इंग्लिश है, ठीक है? तो ये कैसे मतलब ये इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है या कुछ कैसे मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ मतलब से तो मुर्गी बनती है। जी, मुझे जो लगता है कि हुँ, हमारा जो मदरसा बोर्ड है, ये मदरसा बोर्ड तो 2000 मतलब 1916 से स्थापित है, कोई आज का बोर्ड नहीं है। एक्ट भले 2004 में आया, इससे पहले एजुकेशन कोर्ट से गवर्नर था। तो जो बाद में हमारे यहाँ तब्दीलियाँ हुई, एनसीईआरटी की किताबें आई, एससीईआरटी की किताबें आई, तो इसका प्रचार-प्रसार मुझे लगा कि जो हमारे हमवतन हैं, उनके दरमियान नहीं हो पाया और वो ये समझते हैं कि हम कुरान हदीस पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जिस तरह संस्कृत स्कूलों में वेद, पुराण और वेदांग वगैरह की पढ़ाई होती है, और उसके साथ अंग्रेज़ी, हिंदी भी उनके यहाँ पढ़ाई होती है। उन्होंने भी अपने सिलेबस को जदीदियत की तरफ आगे बढ़ाया है। उसी तरह से मदरसा बोर्ड ने भी अपने सिलेबस को आगे किया है और उर्दू, अरबी, फ़ारसी की तालीम के साथ-साथ उनके सिलेबस को कम करते हुए हिंदी, अंग्रेज़ी को बढ़ावा दिया है। हिंदी, अंग्रेज़ी को कंपल्सरी किया है इंटरमीडिएट तक और इस बात की कोशिश की है कि जो हमारे यहाँ से बच्चा पढ़ के निकले, वो इंटर करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के बीए में एडमिशन ले। इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन मदरसे हिंदी, अंग्रेज़ी के साथ वो अरबी, फ़ारसी पढ़ा करके, उर्दू पढ़ा करके दे रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कहीं से ये गलत नहीं है, इसलिए कि जब सरकार संस्कृत को इस तरह से मौका दे रही है, तो मदरसों वैदिक को भी शिक्षा ये को दे मौका रही है। दिया जाना चाहिए था, जो आज से नहीं, आज़ादी से पहले से मदरसे भी चल रहे हैं, संस्कृत पाठशालाएँ भी चल रही जी। अच्छा सर, आपको तर्क समझ में आ रहा है। देखिए हाई कोर्ट ने कहा था, मैं यहाँ आप स्क्रीन पे भी दिखा उन्होंने कहा कि छात्रों के पास गणित और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों का अध्ययन करने के लिए सीमित विकल्प है और अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों का स्तर राज्य बोर्ड के मानक से नीचे है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया था, जो जजमेंट आया उसमें ये कुछ आरोप लगे, है। उसमें एक आरोप ये था, ठीक है? और ये तक कोर्ट ने पाया कि मदरसों में कक्षा 10 और 12वीं के पाठ्यक्रम संविधान के शिक्षा के अधिकार के अनुरूप नहीं है। तो आपका इस पे जो जवाब है वो ये है कि अगर नहीं है तो सरकार निर्देश दे और शिक्षा के अनुरूप बनाने की कोशिश करे, न जी, कि पूरी तरह से मदरसा सिस्टम को खत्म कर दे। आपका जी, ये मतलब जी, आर्गुमेंट है। जी सर। जी, जी, अच्छा, यही है। तो जी, कि अगर कहीं कोई कमी आपको दिख रही थी, अदालत को कमी दिख रही थी, हालाँकि पूरा सिलेबस भी अदालत ने देखा था और हुँ, एनसीईआरटी की जो किताब इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती है, वही हुँ, किताब हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। अंग्रेज़ी भी वही किताब हमारे यहाँ निसाब में शामिल है, जो इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी किताब शामिल है। तो फिर कैसे लगा उनको जज साहब को कि मतलब उससे कम दर्जे की यहाँ किताबें लगी हुई हैं? ये तो मेरी समझ में ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाया इस बात को, इस फैसले हुँ, को कि आखिर उनका ये ज़हन क्यों बना इस तरह से? हुँ। अगर अच्छा कोई ये कमी भी नज़र आ रही थी तो उनको हुकूमत को डायरेक्शन देना चाहिए था, ना कि पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया जाए। जहाँ जी, तक दस्तूर की दफ़ा 21 का सवाल है, 21(1) का हुँ, राजस्थान की कुछ राजस्थान की कुछ कमिटियाँ, एक हुँ, मुस्लिम कमिटी और कुछ गैर मुस्लिम कमिटियाँ उस एक्ट 2009 के एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये जजमेंट दिया हुआ है कि जिन माइनॉरिटी इदारों को दस्तूर की दफ़ा, संविधान की दफ़ा 30(1) प्रोटेक्ट करती है, वहाँ हुँ, ये 2009 9 का एक्ट जो तो है हुँ, लागू नहीं होता, वो अल्ट्रा वायरस है। हुँ, तो इस पर भी ये भी आर्गुमेंट था हमारे वकीलों का, लेकिन इस पर भी जज साहब ने गौर नहीं किया और हुँ, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया, जबकि वो 5 जजों की संविधान पीठ का ऑर्डर, वो आदेश है। अच्छा, अच्छा। फिर उसमें तो झाँक सरकार पड़ ने सकती हमको एससीईआरटी किताबें पढ़ाने को कहा, हम पढ़ाने लगे।
एससीईआरटी स्टेट गवर्नमेंट का जो इदारा है। उसके बाद सरकार ने तय किया कि नहीं एनसीईआरटी किताबें पढ़ाई जाएँगी, माध्यमिक में पढ़ाई जाएँगी, फिर हमारे यहाँ भी कहा पढ़ाई जाएँगी। हमने कहा एकदम पढ़ाएँगे, हम वो पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं। तो कहीं हमने सरकार के किसी ऑर्डर का डिसोबे नहीं किया है, उसकी अवज्ञा नहीं की है, उसको हमेशा माना है। और अदालत सरकार को कोई डायरेक्शन देती है और सरकार हमसे कहती है कि नहीं इसमें थोड़ा और बढ़ा लिया जाए, ये किताबें और पढ़ाई जाएँ ताकि ये मानक के अनुरूप हो जाए, तो हम वो भी पढ़ाते हैं, हमारा कोई इनकार नहीं। जी। अच्छा सर, आगे की राह क्या देख रहे हैं सर? कैसे अब इसको तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट ही उसका एक अकेला वाहिद रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट ही एक विकल्प है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और उसकी तैयारी अच्छा, चल रही है। हुकूमत से भी हम गुज़ारिश कर रहे हैं, कल 28 तारीख को मऊ में उनका टाइम लिया गया था एक प्रोग्राम में। 10 बजे किनका? उन्होंने आने ओम प्रकाश राजभर जी का जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उत्तर अच्छा, प्रदेश के। अच्छा, अच्छा। और अच्छा, उनसे अच्छा, भी हम अच्छा। लोग गुज़ारिश करते लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उनकी वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई, राजभर जी हुँ, के माँ की और वो अपनी वालिदा को लेकर के लखनऊ के लिए निकल गए, इसलिए कल का प्रोग्राम मुलतवी हो गया। हम लोगों ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश मोहतरम वज़ीर आला से भी हुँ। को योगी भी जी से। खत लिखा है और उनसे वक़्त हुँ, माँगा है कि हम उनसे मिल कर के अपना दर्द बयान करना चाहते हैं। वो हमारे अगुआ हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो वो जी, हमारे भी मुखिया हमारे भी अगुआ हैं। तो हम उनसे जी। अपनी बात कहना चाहते हैं, उसके लिए हमने टाइम लिया है। जब भी टाइम मिलेगा उनसे मिल कर के हम ये गुज़ारिश करेंगे कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और हुँ, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की। हुँ। इंशाअल्लाह जल्द ही हम भी अपील दाखिल करेंगे और सरकार अगर राज़ी हो गई, तो ये गुज़ारिश करेंगे कि सरकार भी अपील दाखिल करे इस अच्छा फैसले के खिलाफ। योगी जी का एक बयान आया जो बार-बार दिखाया जा रहा है कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। तो कहीं न कहीं इसको जो जोड़ के लोग दिखा रहे हैं कि मदरसे में शरिया पढ़ाया जा रहा है, संविधान नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस पे आप कुछ टिप्पणी करें? नहीं, मदरसे में शरिया तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। हम अरबी फ़ारसी पढ़ाते हैं। कुरान और हदीस तो इसलिए पढ़ाया जाता है कि अरबी अदब का ज़्यादातर हिस्सा कुरान और हदीस से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसके उसको पढ़ाने के लिए ज़रूरी है, अरबी अदब को सीखने के लिए ज़रूरी है कि कुरान और हदीस भी पढ़ाया जाए और कुरान और हदीस में अरबी अदब का बहुत कीमती सरमाया छुपा हुआ है। इसलिए उसके मेन मकसद ये नहीं कि कुरान और हदीस पढ़ाया जाए। मेन मकसद अरबी सिखाने के लिए कुरान और हदीस के जो पाठ हैं, वो उसमें शामिल किए गए। जिस तरह से संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत सिखाने के लिए वेद और पुराण पढ़ाए जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि वेद पुराण जो है वो धार्मिक शिक्षा की शक्ल में वहाँ पढ़ाए जाते हैं, बल्कि वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि संस्कृत जो अदब है, उसका सबसे बेहतरीन सरमाया अगर कोई है तो वो पुराण और वेद है। इसलिए पुराण और वेद पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत शिक्षा संस्कृत ज़ुबान की तरक्की के लिए और उसकी बेहतर बेहतर उसको सिखाने के लिए वो पुराण और वेद पढ़ाए जाते हैं, वेद वेदांग पढ़ाए जाते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ जो कुरान और हदीस का हिस्सा अरबी अदब में शामिल है, वो अरबी अदब को सीखने के लिए शामिल है, ना कि कुरान और हदीस पढ़ाने की नीयत से। अच्छा, ठीक है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से इसको डिफ़ाइन किया और हम ये जानते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी बताया था कि 4% ही जो मुस्लिम हैं और ख़ास उसमें पसमानदा तरीन पसमानदा तरीन लोग जो हैं, वो मदरसे में पढ़ते हैं। बाकी 96% जो है, वो सरकारी इदारों में ही पढ़ते हैं, जो बच्चे मुस्लिम बच्चे हैं। लेकिन असल में जो उनको पसमानदा मुसलमान हैं, जी, उनके पास पैसा नहीं है और उनके बच्चे आपने जैसा कहा कि हुँ, मदरसों का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि बच्चे मदरसे में पढ़ने के बाद घर जाकर के बिनकारी का काम या जो भी घरेलू सनअत है घर में, उसमें लग जाते हैं और 2 रुपए कमाने का रोज़ी-रोटी में अपने माँ-बाप का हाथ बटाने का काम करते हैं। तो ये हुँ, पसमानदा जो मुसलमान हैं, वो हुँ, हुँ, अंग्रेज़ी तालीम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है, अब जज साहब ने चूँकि कहा है, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन जो प्राइमरी स्कूलों की हालत है, वो शायद जज साहब ने उसको देखा नहीं। और इतनी हुँ, बड़ी तादाद में 15 लाख, 16 लाख बच्चों को आप मदरसों से उठा करके प्राइमरी स्कूल इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप इंटरमीडिएट कॉलेजों की भी जो हालत है, उनके यहाँ भी भीड़ ज़्यादा है, कहाँ ले जाएँगे आप? और जब आप प्राइमरी स्कूलों को जो चल रहे हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज जो चल रहे हैं, उनकी हालत को आप सुधार नहीं पा रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो ये 15 लाख बच्चों को और कहाँ ले जाके आप एडजस्ट करें?
बेहतर तो ये होता कि आप यही पाठ्यक्रम में सुधार करते और पाठ्यक्रम को इंटरमीडिएट और प्राइमरी स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है उसके बराबर करते हुए और मदरसों को चलने का आप मौका देते। जज साहब को यही करना चाहिए था, लेकिन अब वो जज हैं, माय लॉर्ड हैं, उनकी जो समझ में आया वो उन्होंने किया और इसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में करें। जी, ये फैसला उस टाइम आया जब एक चुनावी मुद्दा भी बन सकता है ये, और जी। इसको मुस्लिम कट्टरपंथी या मुस्लिम राजनीति करने वाले और जो दक्षिणपंथी हैं, इसको अगर राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर इनका अपना मुद्दा जो है वो दब जाएगा। फिर वो पक्ष-विपक्ष एक मतलब इसमें सकारात्मक रचनात्मक व्यवहार जो इसके साथ होना चाहिए, इस मुद्दे के साथ कि एक किस तरीके से हम मदरसे को आधुनिकीकरण करें, वो बात दब जाएगी और इसको 2 पक्ष खड़े हो जाएँगे कि एक कहेगा कि हम इसको हर हाल में जो है मदरसा चलाएँगे, एक पक्ष कहेगा हम हर हाल में इसको बंद करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि समझा सकें कि क्या मकसद है मदरसे का, क्यों मदरसे हैं और क्यों इसमें आधुनिकीकरण की ज़रूरत है, और इसके आधुनिकीकरण के खिलाफ जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, हाजी दीवान साहब, ये भी इसके खिलाफ नहीं है। इनका पूरा बोर्ड मदरसे के आधुनिकीकरण के पक्ष में। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहें। आपके बहुत से सवाल होंगे जो बाद में आएँगे, तो वीडियो देखने के बाद वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें और उन सवालों को देखिए, हम दोबारा हाजी साहब से मिलेंगे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय बहुत परमानंद, जय शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।